वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज जिसका नाम है 10 सवाल मचाएंगे बवाल। और लिटरली आप देख लीजिएगा कि आपको बोर्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको हर चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और मोस्टली क्वेश्चन उससे ही बोर्ड के अंदर उठेंगे और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए फिजिकल और इस साइड लिख लेंगे केमिकल। ओके, तो फिजिकल चेंज के अंदर आपने क्या बताना है कि ये जो चेंजेस हैं ये जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल। These are reversible in nature and these ones are irreversible। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल की अगर बात करता हूं तो मान लीजिए कि कोई ऐसा चेंज, जैसे आपने पानी को पिघला दिया, ठीक है, वो बर्फ जमी हुई थी, बर्फ को आपने पिघला दिया, वो पानी बन गया, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अभी आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से जमा देंगे तो वापस बर्फ बन जाएगी, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। बट केमिकल की अगर बात करूं, मान लीजिए कि आपने क्या करा, दूध है उससे दही जमा ली, तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज है। दूसरा, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। यहां पर फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, डोंट चेंज। हियर केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, जो आप उसकी केमिकल बॉन्डिंग है या कंपोजिशन है वो आप देखेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इवन उसकी जो फिजिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी चेंज हो जाएंगी। ये आप दूसरा पॉइंट दे सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर आप क्या देखेंगे, जो केमिकल आपकी इक्वेशंस है, केमिकल चेंजेस हैं, जनरली उनके अंदर क्या होता है कि या तो हीट वो लेते हैं या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। तो जनरली क्या है, जनरली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करेंगे। तो इनमें से कोई एक तो जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट होता है। ये है जनरली, यहां चेंज ऑफ एनर्जी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरली चेंज ऑफ एनर्जी डोंट अकर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं आप, केमिकल की, इनकी केमिकल बॉन्डिंग भी चेंज नहीं होगी, जो इनके बॉन्ड है वो भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स डोंट चेंज। हियर वी कैन राइट दैट केमिकल बॉन्ड्स चेंज। क्या करते हैं यहां पर, केमिकल बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं। While talking about the last point, तो ज्यादा आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, 5th वाले में एग्जांपल दे दीजिए कोई भी। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में, तो आप मेल्टिंग ऑफ आइस लिख दीजिए, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। 5th पॉइंट यहां पर देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो रस्टिंग हो जाती है वो भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, 5 पॉइंट्स आर क्वाइट इनफ। अगर आप 5 पॉइंट डिफरेंशिएट करने के लिए दे पा रहे हैं तो वो अच्छा है, मतलब। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन यू से, क्वेश्चन नंबर 2 इज कि हाउ कैन यू से अ केमिकल रिएक्शन, यू से अ केमिकल चेंज, और केमिकल रिएक्शन तो जनरली आप उसकी नोटेशन है। तो हाउ कैन यू से अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। आप कैसे बता सकते हैं कि एक केमिकल चेंज जो है हुआ है कहीं पर। तो उसके क्या कुछ सिंबल्स हैं, क्या चीजें हैं जिनको आप देखकर कह सकते हैं कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है,
तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, बुक के अंदर भी पढ़े हुए हैं आपने, 4 पॉइंट इसके अंदर होते हैं जनरली। व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? चेंज इन कलर, या तो आपको देखने के लिए मिलेगा चेंज इन कलर, या तो मिलेगा चेंज इन टेम्परेचर, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रखा होगा जो मैंने आपको अभी बताया कि एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। द थर्ड वन बीइंग चेंज इन स्टेट, ठीक है, कि उनकी क्या चेंज हो रही होगी, स्टेट भी चेंज हो सकती है कि वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए या कुछ बन जाए, तो इनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं जनरली। और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई ना कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है, तब भी आप बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो ये 4 साइन है जब आप बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। और हाँ, एग्जांपल तो यहां पर एंड गिव एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल तो अपने हर टाइप के रिएक्शन के पता होने ही चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आप एग्जांपल्स के साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ बात करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और इवन मोस्टली पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो वहां से आप क्या देखेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर देगा। बस उसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपने डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल के लिए आप लिख दीजिए, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए Na ने क्या कर दिया, CuSO4 को ले लीजिए, चलिए CuSO4 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और प्लस Cu इधर, ठीक है। तो Na क्या था, Na ज्यादा रिएक्टिव था, Na ने CuSO4 जो था आपका कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो Na2SO4 बन गया और Cu आपका अलग हो गया। अभी बैलेंस आपने करना है तो बैलेंस आप कर दीजिए, ये 2 सोडियम दोनों आपके, जो कॉपर है 1 है, सल्फेट 1 है, ठीक है। तो ये बैलेंस भी होगी। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। समझते चलिएगा और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक जो क्वेश्चन मिलता है आपको कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद से रिड्यूस हो जाते हैं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोल सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। दोनों वे से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन में मान लीजिए मेरे को दे रखा है कुछ भी, CuO दे रखा है, H2 के साथ इसने रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया, Cu बन गया प्लस H2O बन गया होगा आपको, है ना, ठीक है। इसके अंदर अभी करना क्या है ये देखिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा Cu जो था इसके साथ O जुड़ा हुआ था, और यहां पर क्या हुआ है, इससे O हट गया। तो ऑक्सीजन के हटने या हाइड्रोजन के जुड़ने को आप क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हैं रिडक्शन। तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर मैं H की बात करूं तो इस पे क्या था, यहां पर कुछ नहीं था और इस पे O जुड़ गया, और O के जुड़ने को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, और CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने समझना क्या है कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड।
अगर दोनों ही चीज आपसे पूछे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ये वाला लिख रखा है ना मैंने, तो अगर इनमें से दोनों में से कोई सा भी पूछे तो आपने क्या लिखना है, H2। जबकि दूसरे की अगर मैं बात करूं जो आपका CuO है, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, CuO, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड। इसको समझिए, थोड़ा समझने का मैटर क्या है। देखिए CuO है, इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन दिया H2 को, तो एक खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन ये खुद तो रिड्यूस हुआ है, इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसी को आप बोलेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे या रिड्यूस, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करा दे। तो जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने क्या करा, अपना ओ डोनेट कर दिया H2 को, तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया लेकिन इसको इसने ऑक्सीडाइज करा दिया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड दोनों यही है। जबकि H2 जो है, इसने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, तो इसने इससे ऑक्सीजन लिया है, तो इसने लिया है तो पहली बात तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और दूसरी बात क्योंकि इसने इसको रिड्यूस कर दिया, इससे ऑक्सीजन लेने का मतलब रिड्यूस करना, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया। ठीक है, तो आप बोथ वे आप इसको समझ सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sand before burning। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले, जब आप उसको बर्न करते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, उसको रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। तो उसका रीजन क्या है, बर्न क्यों करते हैं, मतलब रब क्यों करते हैं। तो रब करने का रीजन सिंपली ये है कि जो मैग्नीशियम है वो जब ओपन रहता है, ओपन एयर के अंदर, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। तो आपको जो पर्पस है रबिंग का वो ये है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए और वो अच्छे से बर्न हो, फिर उसके बाद वो बर्न होता है व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ, तो उसके लिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, टू रिमूव the layer of magnesium oxide that has been formed on the surface of magnesium ribbon due to exposure in air। एयर में एक्सपोजर की वजह से जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन जो लेयर है वो क्या हो चुकी है, बन चुकी है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं सैंड पेपर के साथ। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन कोरोजन इन आयरन। कोरोजन इन आयरन पूछ सकते हैं या रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, एंड प्रिवेंशन, उसके प्रिवेंशन के मेथड भी बताने हैं आपने। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो है आपका रस्टिंग है क्या, तो इसमें आपने लिखना है व्हेन आयरन यानी कि Fe इज लेफ्ट ओपन in left open in what, left open in air, moisture and या एक्सेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है, एयर मॉइस्चर एक्सेट्रा। जब आप उसको ओपन एटमोस्फेयर में छोड़ देंगे, when Fe is left open in air moisture एक्सेट्रा, जब ओपन में आप उसको छोड़ देंगे, then a layer of Fe2O3 जिसको आप बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड।
तो Fe2O3 की लेयर बन जाती है, प्लस साथ में कुछ होंगे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जो आप बोलते हैं उसको पानी। तो पानी के कुछ लेयर, इसी को आप क्या बोलते हैं, ये रस्ट का फॉर्मूला है बेसिकली, केमिकल का रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है ये। तो Fe2O3.H2O की लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, विच इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, when Fe is left open in air moisture then a layer of Fe2O3.H2O is formed on the surface of, ये आपने लिख देना है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन, एक थोड़ा सा यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है तो इसलिए इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लिख देना है कि when Fe is left open in air या moisture then a layer of Fe2O3.H2O, जिसको आप रस्ट बोलते हैं, is formed on the surface of iron which is known as rust। और इसके प्रिवेंशन के मेथड क्या है, प्रिवेंशन में आप क्या लिख सकते हैं, प्रिवेंशन के आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, ऑयलिंग पढ़ा है, ग्रीसिंग पढ़ा है, पेंटिंग पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ध्यान है ना, जिंक की लेयर बनानी होती है आयरन के टॉप के ऊपर। ठीक है, आयरन के सरफेस पर क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर बना देते हैं। तो जिंक क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो कोरोजन है वो जिंक में होता है, आयरन में नहीं होता है। तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, और इसके अलावा बाकी भी आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी इतने सारे एग्जांपल बचते हैं, जैसे मेकिंग अलॉयज है वो एक आप लिख सकते हैं। और क्या है, उसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसके अलावा भाई, इसके अलावा एनोडाइजिंग लिख सकते हैं, और कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, 2-3-4 आप प्रिवेंशन के मेथड्स मेंशन कर देंगे तो दैट इज क्वाइट इनफ, उससे ज्यादा की आपको नीड भी नहीं है। तो 6 अभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अभी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपको कोई इक्वेशन दी गई है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, it will get converted into PbO plus NO2 plus O2, NO2 plus O2। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था उसी मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना है दोनों साइड। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देख लेते हैं जरा। इधर है 3 और 2, यानी मतलब 3 2 जा मल्टीप्लाई में ना, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है इधर। इधर कितने हैं, 1 है, 2 है, 2 है। तो अगर इसको भी 2 कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, जो है ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, PbNO3 होल ट्वाइस को कन्वर्ट कर दिया 2PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। क्वेश्चन में चेंज नहीं करते हैं, क्वेश्चन आपका एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, PbO में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का नंबर इक्वल हो गया, ये 2 2 4 2 6 और यहाँ 3 2 6। अभी नेक्स्ट इसके बाद कुछ जो भी नेक्स्ट बैलेंस करना है, या तो आप लेड Pb को बैलेंस कर लीजिए या NO2 को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्या करते हैं, पहले Pb को बैलेंस कर लेते हैं। तो Pb इधर कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने कर दूं, 2, तो Pb भी 2 हो गए, तो Pb इधर भी 2 और इधर भी 2। अभी क्या बचता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1। ठीक है, सॉरी 2 नहीं है नाइट्रोजन, ये 2 यहाँ पर है, एक 2 तो ये रहा और एक 2 ये रहा मल्टीप्लाई में, तो 2 और 2 4, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 4। तो इधर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर स्टेप में मैं बात करूं, स्टेप 1 जो हमने करा था बैलेंसिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सबसे पहले क्या करा था, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करा था। देन इन स्टेप सेकंड व्हाट डिड वी डू, हमने क्या करा था, बैलेंसिंग नंबर ऑफ करे थे हमने Pb की, है ना, लेड के एटम्स करे थे स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप नंबर 3 अगर मैं बात करूं, बैलेंसिंग नंबर ऑफ आपका जो है N के करे थे ना, N के यानी नाइट्रोजन एटम्स।
तो इस वे में इन 3 स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। एक बार दोबारा से चेक करके देख लेना अच्छे से काउंट करके कि दोनों सेम ही है क्या। तो पीबी के कितने हैं, 2 एटम है पीबी के, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद नाइट्रोजन के ये 2 से मल्टीप्लाई है और ये 2 से मल्टीप्लाई यानी 4 है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर भी कितने हैं, 4 हैं, इक्वल है। चलिए ऑक्सीजन की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ है, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो टोटल कितने 12 है। यहाँ देख लीजिए 2, ये 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10 और 2 12, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन के भी 12 ही हो गए दोनों साइड। तो ये क्या होगी, अभी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन जो है क्या है, बैलेंस्ड है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ ऑक्सीडेशन इन फूड टेक्स प्लेस। ये कह रहे हैं कि फूड के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो फूड के अंदर कैसे होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स कंटेनिंग, उनके अंदर क्या होते हैं, ऑयल्स और फैट्स होते हैं। तो ये ऑयल्स और फैट्स क्या हो जाते हैं, आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जो फूड आइटम है उनके अंदर जो ऑयल्स है और फैट्स है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल क्या हो जाती है, खाने की चेंज हो जाती है, टेस्ट स्मेल ऑफ फूड चेंजेस एंड इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, इसी को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या जनरली कि आपका जो फूड आइटम थे उसके अंदर जो भी ऑयल थे या फैट थे वो क्या हुए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने की वजह से उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और उससे खाने का जो टेस्ट है और स्मेल है वो दोनों चीजें चेंज हो गई, वो खाने लायक नहीं बचा। तो उसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं वो अपना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी हो जाती है फूड के अंदर। तो दोनों सेम ही बात है। इसके बाद इसके प्रिवेंशन के मेथड भी आपने मेंशन कर देने एक दो। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप उसको, बॉईल करके, खाने को अगर टाइम पे बॉईल करेंगे। दूसरा है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर। या फिर एक एग्जांपल जो आपका चिप्स वाला है, जिसमें चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से बचाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन इनर्ट गैस। तो पैकिंग विद इनर्ट गैस, पैकिंग किसके साथ करें, किसी इनर्ट गैस के साथ करें पैकिंग। तब क्या होगा, इन सारी केसेस से आप क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी बचा सकते हैं फूड के अंदर। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 9 इसके बाद ही देख लेते हैं, अभी थोड़ा स्पेस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डिड इट सेज कि व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज पूछ रखा है आपसे, एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज का आपने जिक्र करना है। तो एलॉयज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था अच्छे से। इट इज व्हाट, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्या होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब अच्छे से मिले हुए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस का मतलब क्या है, अच्छे से मिले हुए। दूसरा उनकी कंपोजिशन भी क्या हो, फिक्स हो, कि जितनी अमाउंट डलनी है, जितने रेशो में वो डलने हैं, उनका रेशो फिक्स हो, नहीं तो कुछ और ही बन के आ जाएगा वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल्स। क्या हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है, वन और मोर मेटल्स और वन मेटल एंड अदर नॉन मेटल्स। या तो क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, या फिर एक मेटल और बाकी सारे नॉन मेटल्स हो सकते हैं। कम से कम एक मेटल होना कंपलसरी है अलॉयज के अंदर। ठीक है, वन मेटल एंड अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, चाहे तो एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, ब्रास है, ब्रोंज है,
अमालगम्स हैं जो आपके सारे मर्क्यूरी के साथ बनाए जाते हैं। मर्क्यूरी को किसी भी एलिमेंट के साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, अमालगम बनेगा। तो अमालगम्स हैं, ये सारे क्या है आपके अलॉयज ही हैं, ठीक है। ये आप मेंशन कर देंगे एग्जांपल के तौर पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर क्या है बेसिकली, जिन बच्चों ने पर्टिकुलरली ये रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई है तो उनको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ भी लगते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ रखी है तो काफी इजी लगेगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं व्हेन ए कंपाउंड इज मिक्स्ड विद वाटर इट गिव्स अनदर कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। और ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी कि ये हीट भी, आपको हीट मिलेगी इसमें रिएक्शन में काफी ज्यादा, ठीक है। This compound, when this compound dries, it gives a new compound which is shiny white. जब ये सूख जाएगा आपका कंपाउंड तो वो एक नया कंपाउंड बना कर देगा जो कि शाइनी व्हाइट होगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सारी रिएक्शन देनी है, ठीक है। जो ये रिएक्शन हुई है अभी अभी जो बताया है वो रिएक्शन देनी है और साथ साथ कंपाउंड्स के नाम देने हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन है क्या, इसमें आपने CaO जिसको आप क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, ये क्विक लाइम को आपने लिया है, इसको आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, H2O के साथ, तो इसमें ही आपको हीट मिलती है। जो ये बोल रखा है ना एक्सोथर्मिक, इसमें हीट मिलेगी काफी ज्यादा। आपने पुताई करते हुए, पुताई से पहले कली करते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर होता क्या है कि वो उबलने लगता है। जैसे आप COA में पानी मिलाएंगे तो वो उबलने लगेगा, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट मिलती है। अभी फिर जब ये CaOH, इसकी व्हाइट वॉशिंग कर दी गई, ठीक है, इसको व्हाइट वॉश कर दिया गया दीवारों पर, उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो आपकी एटमोस्फेयर है उसके अंदर जो CO2 है उसके साथ मिलकर आपको बना के देगी CaCO3, ठीक है। और H2O क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O सूखने के बाद बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना देगी, CaCO3 बना देगी। ये क्विक लाइम है, इसका नाम स्लेक्ड लाइम है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आप लिख ही देता हूं मैं, चलिए रेफरेंस के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कलर होता है शाइनी व्हाइट। तो इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाया तो स्लेक्ड लाइम बना। अभी स्लेक्ड लाइम जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो फाइनली जो कंपाउंड जब वो सूखने के बाद जो एक अच्छा सा शाइनी सा व्हाइट कलर दिखाई देता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान क्या रखनी है, इन टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है ये आपका CO2 का टेस्ट है, जो आपका लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करने का है, ये CO2 का टेस्ट है। दूसरा टेस्ट आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए, दूसरा है आपका हाइड्रोजन का। उसके अंदर होता क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं आप, फ्लेम के थ्रू पास कराते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो जब भी कभी ऐसा बोल रखा हो कि पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो आपने समझ जाना है हाइड्रोजन है। अगर दे रखा है लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है तो आपने समझ जाना है क्या है, CO2 है, ठीक है। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जो चैप्टर 1 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट्स आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। अलोंग विद दैट, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, आप इसको दोबारा से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे अभी तक के। और इस सीरीज में ऐसे ही आप जो है कंटिन्यू करते रहिए तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इन योर क्लास 10th बोर्ड्स, ठीक है। थैंक यू।